Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss about the basic of angular displacement. आज हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बेसिक समझ को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पॉइंट का, जैसे सपोज करिए कि इस प्लेन में एक पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका P, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स को, इसके पोजीशन को जब आपको स्पेसिफाई करना होता है तो आप लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जानते हैं, आप लिख देते हैं कि ये उसका कोऑर्डिनेट हो गया x, y। ये एक्चुअली में x, y क्या होता है ये आप लोग सबको पता है कि सपोज करिए कि आप इसका पोजीशंस किसी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही स्पेसिफाई करिएगा। तो आपने माना कि आपका रेफरेंस फ्रेम सपोज करिए ऐसा है, this is the y axis and this is the x axis, ठीक है। और तब क्या होगा कि जो आपका जो मतलब इसका पोजीशन वेक्टर जो आप देखते हैं तो इसमें क्या लिखते हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हुआ मतलब पैरेलल टू द y एक्सिस, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द x एक्सिस, ये इसका x कोऑर्डिनेट है। तो इस पार्टिकल को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं कैचेस कि जो वेक्टर r है मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल r एंड दिस इज इक्वल टू कैचेस x i कैप प्लस y j कैप। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बात बनी। ये वेक्टर r कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन एंड टुवर्ड्स दिस पॉइंट, दिस इज द वेक्टर r, ओके। अब एक हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी पॉइंट P को जब आप स्पेसिफाई करोगे तो इसको तुम कैसे लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r, थीटा, ठीक है। दिस इज द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, तो इस पोलर कोऑर्डिनेट का अगर आप जानना चाहो डिटेल तो यहाँ r जो होता है इस पॉइंट P का जो पोलर कोऑर्डिनेट है, इसमें r पार्ट क्या डिफाइन करता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, रेडियल डिस्टेंस। r क्या बताता है? r बताता है, यहाँ से देखोगे दिस r रिप्रेजेंट्स क्या चीज? तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, ठीक है। कौन सा डिस्टेंस है ये? रेडियल डिस्टेंस है, मतलब रेडियल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। मतलब ये जो लाइन जो आपको ओरिजिन से जो पॉइंट P को ज्वाइन करते हैं, ये लाइन आपका बताता है r कोऑर्डिनेट, ठीक है। और थीटा क्या बताता है? तो ये जो डिफरेंस x एक्सिस है इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जो एंगल बन रहा है, दिस इज द थीटा। तो कहीं ना कहीं थीटा जो है वो इस पॉइंट P का क्या है? एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर पोजीशन है। तो पोलर कोऑर्डिनेट आपको किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट आपको दो चीज बताता है कि वो जो पॉइंट है वो ओरिजिन से रेडियली कितनी दूरी पे है, और एंगल जो पार्ट है थीटा पार्ट जो है वो बताता है कि वो रेफरेंस एक्सिस के साथ वो पॉइंट कितने एंगल पे है। अब अगर ये पॉइंट मोशन स्टार्ट करता है, इट इज सडनली स्टार्टेड इन मोशन, तो मोशन तो किसी भी डायरेक्शंस में हो सकता है, लेकिन अगर एक स्पेशल केस देखें कि ये पॉइंट अगर सपोज करिए कि सीधे जाना स्टार्ट कर देता है इस डायरेक्शंस में, तो क्या होगा? इसका r कोऑर्डिनेट चेंज होगा लेकिन थीटा जो है सो इसका सेम रहेगा, मतलब एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स द सेम, वाइल जो रेडियल डिस्टेंस है वो पार्टिकल का इंक्रीज करेगा। और अगर ये पार्टिकल आपका सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लगता है, मतलब ऐसे कुछ जाने लगता है, ठीक है, इस ट्रैजेक्टरी को मान लो ऐसे फॉलो करने लगता है, तो ये क्या हो रहा है? एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। और इस सर्किल का ये जो आप हाफ सर्किल, ये छोटा सा पार्ट देख रहे हैं, आर्क देख रहे हैं, इसका रेडियस क्या है? ये ओरिजिन है। और ये सर्कुलर पाथ को अगर फॉलो करता है उस केसेस में क्या होगा कि इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट का, इसका जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज करेगा। सपोज करिए कि ये पार्टिकल उठ करके यहाँ आ गया, चलते चलते यहाँ आ गया, तो अब इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे लिखोगे तुम? तो ये हो गया इसका वेक्टर r तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में है, रेडियली तो वो डिस्प्लेसमेंट कर नहीं रहा है,
लेकिन ये जो एंगल थीटा था, अब ये तुम्हारे रेफरेंस एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा 1 बना रहा है। तो तुम क्या बोलोगे कि अब इस पॉइंट, मान लो ये पी प्राइम पॉइंट है, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, r कॉमा थीटा प्राइम। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट r कॉमा थीटा प्राइम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पार्टिकल p का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा, ठीक है। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट p। क्या है ये, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of point P rotating in circle, इस केस में तो तुमने देखा कि इसका एंगल ही चेंज हुआ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशंस में था। अगर ये कर्वीलिनियर मोशन में होता तो इसका r भी चेंज करता और थीटा भी चेंज करता, मतलब इस बॉडी के पास ये तो जो r का पैरामीटर भी चेंज कर रहा होता और थीटा का भी पैरामीटर चेंज कर रहा होता। तो आज हमारे डिस्कशंस का जो टॉपिक है वो केवल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही है, छोटा सा टॉपिक है, केवल थियोरेटिकल पार्ट, नॉट न्यूमेरिकल्स। आगे हम लोग जब उसको एक्सटेंड करेंगे कंसेप्ट को तो न्यूमेरिकल बनाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। अब देखो, एंगल सबटेंडेड बाय द मूविंग पार्टिकल ऑन ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट दैट फिक्स पॉइंट। जैसे कि पहले केसेस में था कि अब जैसे यहाँ देखो, इसमें यहाँ क्या हो रहा है, सपोज करो कि ये पार्टिकल अभी क्या है, कर्वीलिनियर मोशन में, ये कर्व ट्रेजेक्ट्री है, दिस इज ए कर्व ट्रेजेक्ट्री, ओके। ये पार्टिकल ऐसे मोशन में था, इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता हुआ ये मोशंस में था। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस में ये जो बॉल है, ये बॉल यहाँ से चल करके नीचे आ गया, ठीक है। तो बॉल यहाँ से चल के नीचे आ गया, तो आपको क्या दिख रहा है कि बॉल ने इस पॉइंट से यहाँ के बीच में एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर अप किया। ये क्या हो गया बॉल का, ये जो हो गया वो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आ रही है बात, डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो अब क्या है कि यहाँ से यहाँ जो गया, तो सब में कह रहा हूँ एंगल सबटेंडेड बाय द मूविंग पार्टिकल ऑन ए फिक्स पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ गया। तो अब आप इसका अगर एंगुलर पोजीशंस देखोगे तो तुम्हारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और इस पॉइंट के अबाउट हम इस बॉल का जो एंगुलर पोजीशन जो है सो हम नापना चाहते हैं। तो क्या होगा कि ये जो आपका एंगल सबटेंड किया, यहाँ से यहाँ आने में जो पॉइंट एंगल सबटेंड किया, पहले पोजीशन बॉल यहाँ था और अब बॉल यहाँ है, तो ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल, एंड दिस एंगल जो थीटा मान लो ये थीटा 1 है, तो ये थीटा 1 क्या कहलाएगा, यही थीटा 1 आपको क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अबाउट, अगर मान लो ये पॉइंट O है तो अबाउट O। बात समझ में आ गई। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया तो लिनियर डिस्प्लेसमेंट उसने ये किया, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ। यहाँ अगर आप देखो तो ये जो लाइन का लेंथ है ये भी चेंज कर रहा है, मतलब जो पोलर, अगर इस पॉइंट पे जो कुछ कोऑर्डिनेट होगा, मान लो यहाँ पे r और यहाँ पे थीटा 1, ठीक है, और यहाँ पे मान लो r1 थीटा 1 होगा, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट r2 थीटा 2 होगा। तो अगर तुम लिनियर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे, मतलब यहाँ तो मैंने कहा थीटा 1 ले लिया, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि r1 थीटा 1 कोऑर्डिनेट है, तो तुम लिखोगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डेल्टा थीटा ये लिखोगे, यहाँ से ये इसको डेल्टा थीटा रिप्रेजेंट करोगे, एंड दिस डेल्टा थीटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1, ऐसे करके तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आप समझ रहे हो। अब यहाँ कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस फ्रेम। जैसे कि यहाँ देखो तो ये पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे, तो अब क्या करा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, मतलब किस पॉइंट के अबाउट तुम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो उस पर ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट
फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर इन द सेम फ्रेम। जैसे मान लो कि यहाँ एक ऑब्जर्वर था, उसी ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला कि इसका जो ये यहाँ से यहाँ गया, ये डेल थीटा 1 दे दिया, या फिर डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते तो यहाँ पर डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो ये जो था ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ बैठा ऑब्जर्वर ने कैलकुलेट किया। अगर इसी फ्रेम में अगर दूसरा ऑब्जर्वर है इस पॉइंट पे है, और अगर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करता तो उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कुछ और वैल्यू मिलता। मान लो यहाँ पे इसको मान लो ये थीटा प्राइम मिलता, ठीक है। तो सर वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे क्या चीज़ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर इन सेम फ्रेम। एक ही फ्रेम में दोनों है, ये ऑब्जर्वर यहाँ जो बैठा हुआ वो भी, और यहाँ जो बैठा हुआ वो भी, दोनों ऑब्जर्वर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाई करता है। लेकिन दोनों ऑब्जर्वर के लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, इसके लिए भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ ही हुआ। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो तो इसका थीटा प्राइम हो गया, इसका यहाँ थीटा 1 हो, क्योंकि ये आप खुद ही देख सकते हो एंगल अलग अलग बन रहा है। इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट का जो ये आर्क है, इसके द्वारा जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे एंगल अलग अलग बन रहा है। इसीलिए इसका कहना क्या चीज़ है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर इन द सेम फ्रेम। लेकिन लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज सेम फॉर 2 ऑब्जर्वर इन द सेम फ्रेम। इस बात को समझ लेना कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक ही 2 ऑब्जर्वर और एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर किसी ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मॉनिटर कर रहा है तो उसको सेम दिखाई देगा। लेकिन वही 2 ऑब्जर्वर जब उस पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो डिफरेंट दिखाई देगा। सो यही चीज़ ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिक बात यही थी। जैसे इस एग्जाम्पल से देखो, ये बॉल है और ये बॉल क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशंस में है, सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ बैठा हुआ ऑब्जर्वर के लिए अगर आप तुम देखोगे तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए, तो ये जो एंगल यहाँ से यहाँ जब बॉल गया तो यहाँ से यहाँ ये जो एंगल ट्रांसवर्स हुआ, ठीक है, इसको सपोज करो ये थीटा प्राइम एंगल ट्रांसवर्स की, यहाँ से यहाँ जब ऑब्जेक्ट गया इस पाथ को फॉलो करता हुआ तो ये एंगल कितना हो गया, तो ये जो एंगल हुआ थीटा प्राइम एंगल हुआ। तो ये जो येलो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो मैं क्या बता रहा हूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखा कि यहां से यहां जब बॉल आ रही है तो थीटा प्राइम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बॉल कर रही है। जहां पे ये ऑब्जर्वर है वो सेंटर पे है। अब एक ऑब्जर्वर मान लो कि वो यहां पे आ गया, इस पॉइंट पे दूसरा ऑब्जर्वर आ गया, या यही ऑब्जर्वर उठ के यहां आ गया, तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट का लीनियर डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जर्वर के लिए भी सेम ही है, इतना ही लीनियर डिस्प्लेसमेंट अभी भी हो रहा है। लेकिन यहाँ जो एंगल बन रहा है थीटा डबल प्राइम, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो आर्क जो इस ऑब्जर्वर के आंख पे जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा थीटा डबल प्राइम, ये एंगल अब क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। और अगर तुम ऐसे देखोगे तो ज्योमेट्री से कह सकते हो क्या चीज़ कि थीटा प्राइम इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा डबल प्राइम। ये ज्योमेट्री है। यहाँ पे बैठा हुआ जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, इसके पास जो एंगल सबटेंड होगा इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो इसका 2 गुना होगा। सो गो टू द ज्योमेट्री एंड विल अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज ट्वाइस। और इसी वजह से इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हो क्या चीज़ कि यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है इन कंपैरिजन टू इस ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो बात एक ही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था, डायग्राम अलग अलग थे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप किस पॉइंट के अबाउट मेजर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस बात को समझ लिया, थैंक यू। अब चलते हैं यहाँ से। देखो, एंगल टर्न्ड बाय द बॉडी rotating about a given axis or the particle moving on a circle from some reference line is called the angular displacement। सेम वही डिफिनेशन जो मैंने पहले बताया है, थोड़ा सा एग्जांपल मैंने बदला है। आप गाड़ी का मीटर जो होता है किलोमीटर पर आवर देखते हैं। सपोज करिए कि गाड़ी काफ़ी तेज़ी से जा रही है और अभी इसका वेलोसिटी अगर देखेंगे तो इसमें कितना होगा, 25, 30, 135 किलोमीटर के आसपास इसकी वेलोसिटी है। अभी इसका जो वेलोसिटी लाइन है वो मीटर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने क्या किया, तो ब्रेक डाला, तो ब्रेक डाला तो क्या हुआ, वेलोसिटी कम हुई। तो ये देखो इनिशियल जो वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे थी और ब्रेक डालने पे आप यहाँ पहुँच गए, आपका मीटर यहाँ पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये मीटर है इसने क्या किया, तो अपने ये एंगुलर ये जो एंगल हुआ दिस इज डेल्टा थीटा एंड दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है।
तो वही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ भी वही चीज़ है कि ये बॉल है और ये यहाँ से यहाँ मूव किया, तो ये जो एंगल सबटेंड हुआ दिस इज डेल्टा थीटा। इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ था और यहाँ से यहाँ गया, तो इसमें जो एंगल, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस सेंटर के अबाउट जो मतलब एंगल सबटेंड हुआ उसी को हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। मैंने यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अगर मैंने ये माना होता है कि काउंटर क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट मेरा निगेटिव होगा तो इसको निगेटिव मानना पड़ता है। देखो लीनियर, जब हम बात कर रहे थे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, जैसे कोई पार्टिकल था और ये पार्टिकल सपोज करो मोशन में था, ठीक है, इधर की ओर मूव कर रहा था, और हमारा जो ओरिजिन था हम ये मानते थे ओ, ठीक है। तो अब जब पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा था तो हमारे ओरिजिन से क्या जा रहा था, इधर की ओर मतलब मूव कर रहा था, तो हम अपने ओरिजिन से टुवार्ड्स द राइट मूवमेंट को पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर ये पार्टिकल इधर की ओर मूव करता, ठीक है, टुवार्ड्स द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन था तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हम मानते थे, टुवार्ड्स द ओरिजिन था तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हम मानते थे। ये था हमारा लीनियर, जब हम लीनियर वेरिएबल्स के पढ़ रहे थे तो उसी तरह से यहाँ भी वही है, ठीक है। तो जब आप काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानोगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, उसको निगेटिव मानोगे डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो जाएगा। सो इफ वी चूज पॉजिटिव एंगल टू बी मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस द डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर आप मान लो ना यहाँ से यहाँ इसको एक्स एक्सिस मानते और क्या हो रहा है कि पार्टिकल काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा थीटा ये एंगल बना इसको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज अबाउट द डायरेक्शंस की बात करते हैं। अब देखो, टू डिस्क्राइब द रोटेशनल मोशन द मोस्ट नेचुरल वे टू मेजर द एंगल इज नॉट इन डिग्री बट इन रेडियंस, ठीक है। जो ये जो डिग्री हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो डिग्री में हम नाप रहे हैं इसको हम लोग रेडियन में नापते हैं, ठीक है। इस डिग्री को हम लोग रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियन मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है। तो 1 रेडियन क्या होता है, तो 1 रेडियन होता है इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर्क विथ एन लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये है 1 रेडियन। 1 रेडियन का डिफिनेशन क्या है कि जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है और यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट किया, सर्कुलर मोशन में था, इसका रेडियस जो था मतलब इस सर्किल का वो r था। तो अगर इस पार्टिकल का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो उसके रेडियस के बराबर है, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसने किया वो यदि रेडियस के बराबर है तो उस पार्टिकल ने अपने सेंटर पे 1 रेडियन का डिस्प्लेसमेंट किया, 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज द एंगल at which the arc S has the same length as the radius R, ठीक है। So 1 radian is the angle subtended at the center, ठीक है, center of a circle by an arc, ये जो arc है by an arc with a length equal to the radius of the circle, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। In the figure an angle is subtended by an arc of length S on a circle of radius R। जैसे मान लो कि ये S, सपोज करो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट S है और एंगल अगर यहाँ थीटा बनता है तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या चीज़ कि थीटा जो एंगल बना इन रेडियन एंड दिस इज इक्वल टू S बाई R, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू S बाई R, ये जो है सो आपका क्या हो गया, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाई आर्क ऑफ लेंथ S इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू S बाई R, और ये थीटा किस में होगा तो रेडियन में होगा। समझ गए, रेडियन का डिफिनेशन आप समझ गए यहाँ से कि रेडियन मतलब क्या चीज़ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये बॉल है, दिस इज ये जो है सो बॉल है और इस बॉल ने इस सर्किल के अराउंड यहाँ से यहाँ मोशन किया और ये जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, ये जो आर्क लेंथ देख रहे हैं वो उतना ही है जितना कि ये रेडियस ऑफ द सर्किल के बराबर है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन का हुआ। तो अगर 1 रेडियन का ये डेफिनेशन है तो अगर सपोज करो कि S लेंथ, आर्क लेंथ अगर मान लो यहाँ पे ये S आर्क लेंथ इसने ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ, तो एंगल कितना सबटेंड होगा इन रेडियन, थीटा इज इक्वल टू S बाई R एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड इन रेडियन, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ कि पूरा का पूरा जब सरकमफ्रेंस मतलब कोई पार्टिकल ट्रेवल कर लेगा तो एक्चुअली में लीनियर डिस्प्लेसमेंट S कितना ट्रेवल किया 2 पाई R, ये हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब वो पूरा का पूरा सर्कुलर पाथ को फॉलो किया। तो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल दैट इज
द आर्क लेंथ ऑल द वे अराउंड द सर्किल इज 2 पाई टाइम्स द रेडियस, यही ना होता है, यही सर्कमफ्रेंस है, दिस इज द 2 पाई टाइम्स द रेडियन, एंड सो देयर आर 2 पाई रेडियन इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। मतलब 360 डिग्री में अगर देखो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाओगे तो तुम एक्चुअली में क्या किए, 360 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट किए, और 360 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट तुमने किया तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एस। एस कितना है, एस हो गया 2 पाई आर, और बाई क्या चीज तो थी एस बाई आर, यहाँ आर लगाओ तो काटो तो क्या हो गया कि 360 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यही चीज कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल दैट इज द आर्क लेंथ ऑल द वे अराउंड द सर्किल, पूरा का पूरा जो आर्क लेंथ जो है वो कितना होता है सर्कमफ्रेंस, 2 पाई टाइम्स द रेडियस, 2 पाई आर, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। अब 2 पाई आर होता है तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना एंगल सबटेंड होगा इन रेडियन में, तो तुम लिखोगे थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, तो एस हो गया 2 पाई आर बाई आर, तो एक्चुअली में क्या हो गया 2 पाई, और एक पूरा चक्कर लगाओगे तो 360 डिग्री का रोटेशन हुआ, तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ से तुम डिफाइन कर लिए। तो 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और इसीलिए यहाँ से निकाल सकते हो कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 बाई 2 पाई, जो कि 57.3 डिग्री आपका आता है। ठीक है, तो ये रेडियन के कुछ कंसेप्ट थे, आपको समझ में आ रहे होंगे आई होप। तो अब जो बात आई, ठीक है, कि इसके बारे में थोड़ा और समझ लीजिए कि ये जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कब, जब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल होता है, इफ स्मॉल, और नॉट ए वेक्टर इफ लार्ज। ठीक है, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जब छोटा है तो एक्सियल वेक्टर है, और जब बहुत बड़ा है तो इट इज नॉट ए वेक्टर। क्यों, बिकॉज द एडिशन ऑफ द स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कम्यूटेटिव और लार्जर इज नॉट कम्यूटेटिव। किसी भी वेक्टर होने के लिए क्या है कि कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो जब छोटा डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये कम्यूटेटिव नेचर का होता है। मतलब अगर आपको सब पहले थीटा1 डिस्प्लेसमेंट हुआ और फिर जाकर के अगर मान लो d2 डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये कम्यूटेटिव है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बड़ा डिस्प्लेसमेंट है θ1 और प्लस θ2, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये चीज़ तो सिंपल सी थी। अब आइए कि अगर कोई बॉडी है और अगर n रिवॉल्यूशंस वो सर्किल, सपोज करो ये पॉइंट है और इस पॉइंट के अबाउट ये बॉल जो है वो n रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगा रही है, और ये n रिवॉल्यूशन जो है बॉडी मेक्स n रिवॉल्यूशन, n चक्कर लगा, n बार उसने इसको चक्कर लगाया, तो एक बार चक्कर लगाएगा तो वो 2 पाई, मतलब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होगा, तो n बार चक्कर लगाएगा तो ये 2 पाई n होगा, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो 2 पाई n इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इफ इट्स रिवॉल्व्स अराउंड अ सर्किल विथ n रिवॉल्यूशंस। अगर n चक्कर लगा, n बार अगर उसने चक्कर लगाया है तो। ठीक है, दूसरा चीज़ जो अब मैंने कहा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सियल वेक्टर होता है, तो वो कैसे होता है, जैसे सपोज करो कि कोई पार्टिकल है यहाँ पे, कोई यहाँ पे सपोज करो ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल सर्कुलर मोशंस में है, इस ऐसे मूव कर रहा है, देखो मैंने दिखाया भी है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो तुम अपना जो राइट हैंड है, ठीक है, उस राइट हैंड को क्या करोगे, राइट हैंड लो फिंगर, तो क्या करोगे कि तुम जो सेंस ऑफ रोटेशन है उस डायरेक्शंस में अपने इन फिंगर्स को कर्ल करो जिस डायरेक्शंस में मोशन हो रहा है। तो फिंगर जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वो क्या कहलाता है, ये आपका थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ये हो जाता है डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसेंस ऑफ रोटेशन देखो किधर है, ये ऐसे मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट जो है इसके अराउंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तुमने उसके अराउंड कर्ल किया, अपने फिंगर्स को कर्ल किया, और ये जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया राइट हैंड का वो कहलाया क्या चीज़, डायरेक्शंस ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, तो इस ऐसे मूव कर रहा है, सॉरी ये ऐसे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट जो है सो। ठीक है, इस ऐसे मूव कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब ऐसा मूव कर रहा है तुमने क्या किया, तुमने जो है सो ऐसे लिया और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में इसको जो है इस फिंगर्स को कर्ल किया। तो ये जो फिंगर हुआ जिस डायरेक्शन में पॉइंट किया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एक्सियल वेक्टर जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो उसी केस में वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और तब उसका डायरेक्शन जो है सो ऐसे दिया जाएगा। दूसरा चीज़ कि देखो, जब आप बात करते हो पॉइंट की,
तो किसी भी सपोज करो कि एक व्हील है, रोटेट कर रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, या अर्थ रोटेट कर रही है, तो तुम उसको कभी भी एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करके उसके मोशंस को एनालिसिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि जब उसको पॉइंट मान लोगे तो कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर सपोज करो ये व्हील है, टायर का व्हील है, और ये मान लो कि रोटेट कर रहा है, तो क्या है कि हर पॉइंट का, जैसे मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर, इसकी वेलोसिटी इधर होगी जब ये ऐसे रोटेट करेगा। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशंस अलग हैं, तो तुम उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान करके उसके रोटेशंस को एनालिसिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उस एलिमेंट के मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरह से हम लोग उस मतलब रिजिड बॉडी के मोशंस को, रोटेशंस को मतलब ऑब्जर्व करते हैं। तो रिजिड बॉडी एक्चुअली में क्या होता है, तो रिजिड बॉडी क्या है कि जो मतलब ठोस है, मतलब उसमें जो मतलब जैसे मान लो आयरन मेटल का प्लेट है, तो उसमें जो एटम्स का रिलेटिव पोजिशंस हैं वो कभी भी चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो वो एक रिजिड बॉडी है। जैसे मान लो ये चेन है, तो जब चेन को यहाँ से उठा करके तुम यहाँ लाओगे हाथ से, तो क्या होगा कि जैसे ये जो स्लॉट है, ये जो स्लॉट है, इसका रिलेटिव पोजीशंस क्या होगा, तो टाइम के हिसाब से चेंज करेगा, क्योंकि वो लूज होता है। दिस इज नॉट ए रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी का ही एक डिफिनेशन है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द रिजिड बॉडी इज सेम। जैसे मान लो ये लोहा का प्लेट था, यहाँ से पकड़ा तुमने और उसको उठा के यहाँ ले आया, तो ये क्या हुआ कि इसमें जितना भी पॉइंट है इस रॉड का, सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ सबका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो रेफरेंस एक्सिस के अबाउट। देखो किसी भी रिजिड बॉडी का जो मतलब उसके पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जब हम देखते हैं तो रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, जैसे यहाँ हमने कहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने रेफरेंस एक्सिस माना था, तो जब ये लाइन जो था, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था, इस लाइन के अबाउट इसके पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था। अब देखो जब रिजिड बॉडी उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस रिजिड बॉडी का हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ θ1, θ2, θ3। तो यही कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ ए रिजिड बॉडी इज सेम, ठीक है। यहाँ यह है θ1 इज इक्वल टू θ2। ये जो पॉइंट, ये जो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो रेफरेंस एक्सिस था, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस एक्सिस, इसके अबाउट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट का, वो क्या है, सब जगह ये θ3 है, तो ये सारे जो हैं सो बराबर होंगे। तो ये हो गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम। तो रिजिड बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या हो गया कि अगर रिजिड बॉडी मोशन करता है तो उसके हर पॉइंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अबाउट रेफरेंस एक्सिस, वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जब कोई नॉन रिजिड बॉडी है, जैसे मान लो इन केसेस ऑफ ए नॉन रिजिड बॉडी, जैसे ये मान लो कि ये क्या था, तो ये मेटल का जो है सो स्ट्रिंग था, मेटल का मतलब चेन है, चेन ये क्या है एक्चुअली में, ये चेन है। तो इस चेन में क्या हुआ कि जब आप उसको उठा करके यहाँ से यहाँ लाए, तो ये देखो क्या चीज़ कि ये यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो लीनियर यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या हो गया, तो जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब इस सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। मतलब θ2 यहाँ का जो θ2 है इट इज़ ग्रेटर देन θ1। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन नॉन केसेस ऑफ नॉन रिजिड बॉडी वो क्या होता है, सेम नहीं रहता है, ठीक है। सो इन नॉन रिजिड बॉडी ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको जब यहाँ से उठा रहे हो तो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो गया, ये हुआ, इस पॉइंट के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ। तो जितना ज़्यादा दूरी होगा पॉइंट का, ऐसा मान लो यहाँ पे पॉइंट होगी और यहाँ पे जो एंगल बना, सपोज करो ये θ3 एंगल बना, तो θ3 जो होगा दिस इज भी ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो यही कह रहा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा, ठीक है, इन केसेस ऑफ नॉन रिजिड बॉडी इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस, इज ग्रेटर, तो क्या बॉडी ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ग्रेटर विल बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडी के केसेस में ये चीज़ें थी। सो बस इतना ही था बेसिक इंट्रोडक्शंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के छोटे से ओवरव्यू को लेकर के। हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद एंगुलर वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और एंगुलर वेलोसिटीज़ को पढ़ने के बाद एंगुलर एक्सेलरेशंस देखेंगे और एंगुलर एक्सेलरेशंस के बाद हम लोग लीनियर वेरिएबल और एंगुलर वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करेंगे।